हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको मैथ का संपूर्ण ज्ञान मिलता है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूं जो ज़रूरी की जानकारी होती है और लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है। उन सब बातों को मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की। तो आज के इस वीडियो में हम ई श्रम कार्ड के बारे में बात करेंगे कि ई श्रम कार्ड होता क्या है, इसका कैसे हमको फायदा मिलेगा, क्या फायदा है, क्या फीस भी है। ये देखिए, तो ई श्रम कार्ड एक प्रकार का सेंट्रल और स्टेट यानी कि केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनको काम करने के बाद सिर्फ पैसा मिलता है, उनको पीएफ का पैसा नहीं मिलता है, उसके साथ साथ ईएसआईसी का सुविधा नहीं मिलता है। तो वे सब लोग क्या संगठित क्षेत्र में आते हैं, यानी कि मजदूर के रूप में आते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में लगभग 38 करोड़ है। उन 38 करोड़ को सरकार ने सोचा है कि एक हम डाटा में तैयार करके सबको एक पोर्टल पे रखेंगे, ताकि सरकार को कोई भी फायदा या स्कीम देना होगा तो उन सारे लोगों को एक साथ वहां से फायदा दे देगी। पहली फायदा। दूसरी ये बात भी होगी कि सरकार को अगर कोई योजना लाना है या कुछ नया चीज करना है जिसमें अगर उनको काम करने वाले की जरूरत होगी, तो जो लोग यहाँ पे ई श्रम कार्ड पे अपना रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो सरकार को पता चलेगा ना कि कौन लोग क्या काम करने वाले हैं, क्या काम कर सकते हैं, कितने दिनों से काम वो कर रहे हैं। तो सरकार को अनुभव हो जाएगा कि नहीं नहीं, वो आदमी ये काम को आसान तरीकों से कर सकता है क्योंकि उसने पहले कर लिया है। तो सरकार उनको डायरेक्ट वहां से क्या करेगी, हायर कर लेगी। इसीलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक योजना लाई है जिसका नाम है ई श्रम कार्ड। इसमें क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सभी लोग रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं करा सकते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में है वो लोग नहीं करा सकते हैं। उसके साथ जो लोग पहले से पीएफ या ईएसआई की सुविधा ले रहे हैं वो लोग भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। सिर्फ ये मजदूर लोगों के लिए है, मतलब मजदूर क्षेत्र के अंदर जो लोग आते हैं उनके लिए ये है। अब कौन कौन लोग इसके अंदर आते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी बताऊंगा। आपके फोन से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि फोन से भी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लाने वाली एक योजना है जिसमें 38 करोड़ जो लोग असंगठित क्षेत्र में हमारे यहाँ पे काम करते हैं हमारे देश में, उनको एक पोर्टल पे तैयार करके रखना है। सबका क्या होगा, बेसिक जानकारी सरकार के पास रहेगी ताकि कोई भी सुविधा देना हो तो सरकार डायरेक्ट उसको बेनिफिट दे देगी। जिसमें से लगभग 13 करोड़ लोग अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस योजना का मेन मकसद है डाटाबेस तैयार करना। सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई भी डाटा नहीं था जिसमें कि सारे मजदूर को वो एक साथ देख सके कि ये कौन से मजदूर किस काम को कर सकते हैं या इनको कौन सी सुविधा हमारे द्वारा जो मिली जानी थी वो नहीं मिली है। अब उन सभी सुविधा को सरकार आराम से देख सकती है। इसमें ई श्रम कार्ड में आपकी सभी जानकारी रहेगी, जैसे आपका नाम, पता, उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता, कहाँ तक पढ़े हैं, कौन काम कर सकते हैं, कौन काम आपने पहले से किया है, वो सब सुविधा आपको इसमें रहेगी। इससे क्या फायदा होगा कि आप कहीं पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई जाते हैं काम करने तो पहले सबसे पहले आपके ऊपर शक किया जाता है कि हम कैसे इस आदमी को काम में रखें। उनको भरोसा होगा तब वही ना रखेंगे। तो हम भरोसा तो एक दो दिन में दिला नहीं सकते, लेकिन ई कार्ड रहेगा तो हम उसको आराम से भरोसा दिला सकते कि मेरे पास ई श्रम कार्ड है, इसमें मेरी सारी जानकारी इसके अंदर रखी गई है, मैंने क्या क्या काम किया है, क्या मैं काम कर रहा हूँ, कितने दिनों से कर रहा हूँ, कितना अच्छा तरीके से हमको करने आता है, ये सब भी जानकारी इसमें ई श्रम कार्ड में रहेगा। तो उनका क्या होगा, शक पहले ये दूर हो जाएगा कि नहीं ई श्रम कार्ड है मतलब आदमी क्या है, ठीक ठाक है। कोई भी दिक्कत होगा तो ई श्रम कार्ड से हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। काम मिलना आसान हो जाएगा। सबसे आसान बात यही है कि काम मिलना आसान होगा। इसमें सरकारी स्कीम जो भी उस होगी उसका डायरेक्ट आपको फायदा मिलेगा। सरकार कोई भी मजदूर के लिए अब स्कीम लाएगी तो डायरेक्ट वहां से भेज देगी। जैसे देखिए
कोरोना काल में सरकार ने आपके अकाउंट में पैसे भी भेजे थे कि नहीं भेजे थे? जिन लोगों के पास लेबर कार्ड बना हुआ था सरकार ने सबको पैसे भेजे थे। तो सरकारी स्कीम का फायदा, एक सबसे बड़ी चीज है इसमें बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। दो तरीके का बीमा योजना है कि अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं, इस श्रम कार्ड बनवाए हुए हैं, तो कभी भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन किसी दुर्घटनाग्रस्त में आप अगर विकलांग हो जाते हैं, मतलब एक हाथ कट जाता है, एक पैर कट जाता है या एक आंख चला जाता है, तो वो विकलांगता की स्थिति आती है, उसमें आपको 1 लाख का बीमा मिलेगा। और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है किसी भी आदमी का, जो कि बहुत एक दुखद घटना है, तो उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपये तक मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक बीमा है। इस बीमा के लिए आपको 12 रुपया सालाना देना पड़ेगा, 12 रुपया सालाना। तो ये कैसे देंगे? तो 12 रुपया सालाना देने के लिए आपके बैंक से 12 रुपया हर साल अपने आप कट जाएगा, जिसमें पहला साल के लिए पैसा नहीं देना है। ध्यान से सुनिए, पहला साल के लिए पैसा नहीं देना है, बाकी सब साल के लिए आपको 12 रुपया देना पड़ेगा, आपके बैंक से कट जाएगा। इसके फायदे भी है कि सरकार ने बजट में 404 करोड़ रुपए लेबर कार्ड, इस श्रम कार्ड के नाम पर लाई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो कोरोना पेंडेमिक आया था उसमें लाभ भी मिला हुआ है, बहुत सारे लोग उसका फायदा लिए भी हुए हैं। और यही सब कुछ बीमा में रुपया चला जाता है। कुछ ऐसी आपदा जो हमारे देश में महामारी घोषित हो जाती है, या कहीं फिर से कोई भारी तबाही आ जाता है जिससे देश को कुछ दिन के लिए बंद करने की स्थिति आ जाती है, तो सरकार यहां से पैसे निकालकर लोगों को आराम से दे सकती है। इसके बाद इसमें जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं, उनको काम करने के लिए कुछ औजार की जरूरत होती है। हालांकि लोगों के पास औजार होगा भी, लेकिन औजार खरीदने के लिए भी सरकार 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे करके पैसे देती है कि आप अपना सामान खरीदिए और आगे का काम धंधा कीजिए कि आपका काम बंद नहीं हो। तो बहुत अच्छी स्कीम है। अब बात आता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा? तो 16 से 59 साल के व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वो करवा सकता है, 16 से लेकर 59 साल के योग्य। हम बता दिए कि कौन नहीं करवाएगा, वो आदमी नहीं करवाएगा जो क्या है, खूब ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसको एक्सपेक्टेड है कि हमको एक दिन बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, जो ESIC के सुविधा ले रहा है, जो करोड़पति है, सरकारी नौकरी वाला है, वो सब करवा के में क्या करेगा? अगर इसमें उगाते हैं तो ये एक प्रकार का हकमारी है। तो इसलिए दूसरे का हक नहीं मारिए, आपको जो अधिकार भगवान ने दिया है, आप जितना कमा रहे हैं कोशिश कीजिए और मेहनत करके और अच्छा कमाने का। ये सिर्फ मजदूर लोगों के लिए है, मजदूर लोग के पास ही ये सुविधा रहने दीजिए। आइए अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो देखिए, छोटे किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो जिनके पास क्या है, बहुत कम खेत होता है, वो अपना खेती करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, वो लोग। उसके बाद कृषि श्रमिक, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेत में जाकर काम करते हैं दूसरे के यहाँ, उसका जिसको बनिहारी कहते हैं या पैसा मिलता है, वो लोग या मजदूरी करने वाले लोग अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। अगली बात है छोटा बिजनेसमैन, जैसे किसी का पान का दुकान है, किराना दुकान है, इलेक्ट्रिक का दुकान है, कुर्सी टेबल का, ये सब जो छोटा जो दुकान होता है ना, वो लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिशरमैन, मछली पालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, तो वो लोग भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगला है लेबल एंड पैकेजिंग के काम वाले। लेबल और पैकेजिंग, कोई भी चीज का पैकेज करते हो, चाहे फैक्ट्री में या अपने घर पे या कहीं और जा करके, वो भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगला है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर, बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर, मिस्त्री, वो सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करा सकते हैं, उन लोग को भी इसके अंतर्गत पैसा मिल सकता है। लेदर वर्कर, यानी कि चमड़ा उद्योग में काम करने वाले या चमड़ा का काम करने वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर या पेंटर, कारपेंटर भी कर सकते हैं और पेंटर भी, जैसे लोहार के काम करने वाले लोग, दीवार का पेंट पुताई करने वाले लोग भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिडवाइफ, खाना बनाने वाली जो होती है, दूसरे घर जाके खाना बनाती है, जिसको दाई कहते हैं, वो लोग भी अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। घरेलू कामगार, नौकर, किसी फैक्ट्री में या किसी के घर में या कोठी में काम करने वाले लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करा सकते हैं।
अगला है सब्जी एवं फल विक्रेता, ये भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। रिक्शा चालक, रिक्शा चालक भी अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीएससी केंद्र चालक, जो आपके चौक पे एक सीएससी सेंटर होगा, वो लोग भी अपना करा सकते हैं। आशा वर्कर भी इसी के अंतर्गत आते हैं, वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चला कि कौन कौन लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराने का? पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़िए, आपको अच्छा जॉब मिलेगा, इससे जरूर कहीं ना कहीं आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, इससे भी फायदा है कि सरकार अगर देखेगी कि पढ़ा लिखा लोग है तो उसको डायरेक्ट हायर भी कर सकती है। लेकिन मजदूरी में आपको जाने से क्या मिलेगा? अभी बहुत उम्र बचा हुआ है, स्टूडेंट है, तो अभी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन सीएससी केंद्र से करवा लीजिएगा, या आप चाहे तो साइबर कैफे वाले से करवा लीजिए, आप चाहे तो फोन से भी कर लीजिए। फोन से अगर करने का मन है तो लिंक हम नीचे दे रहे हैं, कर लीजिएगा, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट जान लीजिए। सीएससी सेंटर वाले आपसे कुछ रुपया भी लेगा, इसके लिए नाका झोंकी नहीं कीजिएगा, दे दीजिएगा उनको, क्योंकि उनको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फाइल को छोटा बड़ा ये सब करना होता है, क्योंकि उनको तो सरकार पहले ही से 20 रुपया देती है एक फॉर्म का। ठीक है, आपसे भी कुछ लेंगे तो दे दीजिएगा। आपको चाहिए आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, खाता नंबर और मोबाइल नंबर। एक बार ध्यान देना है कि अगर मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए, तब ना ओटीपी आएगा तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा, ना तो नहीं होगा। तब मोबाइल नंबर आपको होना चाहिए, नहीं है तो आप अपडेट करवा लीजिए। आपसे जाइएगा साइबर कैफ वाले से या खुद से करिएगा तो आपका नाम पूछा जाएगा, पता पूछा जाएगा, योग्यता क्या वर्क करते हैं, क्या इसमें टेक्निकल, क्या आपके हुनर है, क्या आप काम कर सकते हैं, तो ये सब आप बताइएगा और सच्चाई बताइएगा। जो पढ़े लिखे हैं वो कमजोर नहीं बताइएगा कि ना हम पढ़ा लिखा, अगर हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो बताएंगे 8वें पास है, कि सरकार जान जाएगा तो कथी करेगा, हमको पैसा नहीं देगा। ऐसा का हरकत नहीं कीजिएगा। सरकार के पास डाटा रहेगी तो कोई काम होगा तो वही ना आपको बुलाएगा। अब जहाँ इंटर ग्रेजुएशन पास वाला के काम होगा, वहाँ 8वां के बुला के कथी करेगा सरकार? कुछ नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो भी आपका हुनर है, जो भी योग्यता है, जो भी सब है, पूरा रियलिटी बताइएगा। एक और फिर कहता हूँ, स्टूडेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस पोर्टल पे नहीं जाइए, आपके पास अभी भी बहुत सारा समय है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पर आके अभी तक मजदूरी में शामिल होने का क्या फायदा है? जो लोग पहले यहाँ पे 38-40 करोड़ है, पहले इन लोगों को जुट जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप जुट जाइएगा, तब ले आप कहीं अच्छा ही जॉब पा लीजिएगा। तो इस सब में आने से आपको कोनो फायदा उदा मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से आप समझ गए कि ई श्रम कार्ड क्या होता है, कौन लोग खाता खुलवाएगा, सरकार क्यों खुलवाना चाहती है, कैसे हमको पैसे देगी, तो ये सब क्या है, इसके उपाय है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कुछ हिचकिचाइए नहीं, डायरेक्ट कमेंट कीजिए और उसका जवाब देने के लिए हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर एक बार जो करना है इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैंने पिन कोड के बारे में वीडियो बनाया है, प्रधानमंत्री, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना का वीडियो पूरा बना दिया है अच्छे ढंग से। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो उसी वीडियो में कमेंट कीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।